प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं रमाशंकर चौरसिया, सहायक अध्यापक SSBL इंटर कॉलेज देवरिया। बच्चों, आज के अध्ययन का अध्याय है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इसे दो भागों में बांटा गया है, भाग 1 आनुवांशिकता और भाग 2 जैव विकास। तो आज हम लोग जैव विकास पाठ का या प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जैव विकास के बारे में जानना, उपार्जित लक्षण एवं आनुवांशिक लक्षण के बारे में समझना, जाति उद्भव, विकास के प्रमाण, जीवाश्म विकास के चरण, मानव विकास और विकास और प्रगति में अंतर की चर्चा करेंगे। पूर्व ज्ञान के रूप में बच्चों हम लोगों ने जीवों में जनन प्रक्रिया का अध्ययन किया था और यह पाया कि जनन क्रिया के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उसमें कुछ न कुछ असमानता या अंतर भी उत्पन्न होता है, जो संतति में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत पर ध्यान देते हैं विभिन्नता के संबंध में। यहाँ लाल रंग का भृंग या कीट किसी झाड़ी में पाए जा रहे हैं। इस लाल रंग के भृंगों के बीच कुछ हरे रंग के या कुछ नीले रंग के या कुछ कम भार वाले भृंग भी उत्पन्न हो जा रहे हैं। इसके 3 कारण यहाँ पर प्रस्तुत हैं। जैसे कुछ कौवे हैं जो लाल रंग के भृंगों को पहचान जाते और उन्हें अपना आहार बना लेते हैं। इससे बचने के लिए कुछ हरे रंग के भृंग उत्पन्न होते हैं जो झाड़ियों के हरे रंग के बीच बच जाते हैं। कौवे उनका शिकार नहीं बना पाते। इस प्रकार हरे रंग के भृंगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और लाल रंग के भृंगों की संख्या घटती जा रही है। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण कहते हैं। दूसरी स्थिति में लाल रंग के भृंगों के बीच कुछ नीले रंग के भृंग उत्पन्न हो जाते। अचानक किसी दिन झाड़ियों के बीच से कोई हाथी गुजरती है और उसके पैर से लाल रंग के भृंग कुचल जाते हैं और नीले रंग के भृंग ही बच पाते, जो प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसे आनुवांशिकता के अपवाद का नियम कहते। ऐसा सत्य नहीं है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाल रंग के भृंग जिस झाड़ी में रहते थे, पोषक पदार्थों के कमी के कारण उनके भार हल्के हो गए और सामान्य से हल्के भृंग उत्पन्न होने लगे। परंतु पोषण पुनः उपलब्ध होने पर ये भृंग पुनः विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार यह देखा गया कि किसी भी जाति में जो नए जीवों का विकास हो रहा है उसके 2 कारण हैं। पहला प्राकृतिक वर्ण और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक विकलन। जैव विकास। जैव विकास का अर्थ होता है सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों के क्रमिक विकास। यानी हम देखते हैं कि इस पृथ्वी जैसे ग्रह पर विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं
वो कैसे बने, एक जीव से दूसरे जीवों का विकास कैसे होगा। यहाँ पर किसी भी जीवधारी में दो तरह के लक्षणों का हम चर्चा करते हैं। ऐसे लक्षण जिसे जीवधारी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, इसे हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये आनुवांशिक लक्षण डीएनए के द्वारा उनकी संतति में वंशागत होते रहते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जिसे जीवधारी अपने प्रयास से ग्रहण करते हैं, जिसे हम उपार्जित लक्षण के रूप में जानते हैं। सामान्यतः उपार्जित लक्षण आनुवांशिक नहीं होता या वंशागत नहीं होता। जैसे अगर हम पूंछ वाले चूहे की कल्पना करें और उनके पूंछ को पीढ़ी दर पीढ़ी काटते जाएं, यानी यह एक उपार्जित लक्षण हुआ। कुछ समय बाद उनकी पीढ़ी में पूंछ कटे हुए लक्षण जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी पूंछ का कटना जो उपार्जित लक्षण है वह उसमें वंशागत नहीं होता। अर्थात केवल आनुवांशिक लक्षण जो जीन में या डीएनए में होते हैं वही वंशागत होते हैं। इस जैव विकास के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम जैव विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत लैमार्क ने दिया था 1809 में। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा नई जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, जिसे फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। इनके सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु था, पहला था अंगों पर वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी प्रत्येक जीव जाति पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे इन्होंने अफ्रीका में जिराफ का उदाहरण लेकर बताया था। जिराफ जिसके गर्दन और टांग छोटे थे, जो जमीन की घास को खाते थे, जो जल्दी ही खत्म हो गए, अतः ऊंचे पेड़ों से पत्तियों को प्राप्त करने के लिए जिराफ गर्दन और टांग का प्रयोग करने लगे। इस अंगों के उपयोग के कारण इनकी गर्दन और टांग लंबी हो गई, जो उपार्जित लक्षण के रूप में दिखाई पड़ी, और यह संतानों में वंशागत होती रही। परंतु यह नियम सत्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जैसे बिजमान ने चूहे की 21 पीढ़ियों तक धूम काटी, लेकिन कोई पुचकट्टे चूहे उत्पन्न नहीं हुए, और इस प्रकार लैमार्क के आनुवांशिकता का वंशा जैव विकास का सिद्धांत गलत हो गया। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया डार्विन का। इसको प्रस्तुत करने का श्रेय 1831 में चार्ल्स डार्विन को जाता है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही द्वीपों महाद्वीपों की यात्रा बीगल नामक जल के जहाज द्वारा किया और प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के कुछ इन्होंने माल्थस की जनसंख्या वृद्धि पर लेख और बैलेस के चार्ट का भी सहारा लिया। इनके सिद्धांत के मूल बिंदु थे
जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जीवधारियों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे एस्केरिस अपने जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे उत्पन्न करते हैं। एक जोड़े हाथी 750 वर्षों में 2 करोड़ हाथी उत्पन्न कर देंगे, परंतु वो सभी के सभी जीवित नहीं रह पाते। इसके लिए उनके बीच जीवन संघर्ष होता है। यह संघर्ष वातावरण के कारण भी हो सकते हैं, अंतर जातीय भी हो सकते हैं और अंतराजातीय भी हो सकते हैं। जीवन संघर्ष में वही प्राणी सफल हो पाता जिसमें कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती और यह विभिन्नता वंशागत होती है। इस प्रकार विभिन्नता जो प्रकृति के अनुकूल होती है, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता। जैसे कुछ जीवाणु जो उष्ण वातावरण में पाए जाते हैं, अगर उनमें ताप सहन करने की क्षमता विकसित हो जाती तो प्रकृति में वो जीवित रहते हैं, यानी प्राकृतिक चयन हो जाता। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने जिराफ का उदाहरण लिया और बताया कि अफ्रीका के जंगलों में कुछ छोटे और कुछ बड़े जिराफ पाए जाते थे, जो सभी के सभी जमीन की घास को खाते थे। घास की मात्रा घटने लगी। छोटे गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों से पत्तियां प्राप्त नहीं कर पाए, अतः ये विलुप्त हो गए, मृत हो गए भोजन के अभाव में। और जो बड़े गर्दन वाले जिराफ थे, बड़े टांग वाले जिराफ थे, ये भोजन को प्राप्त करने में सफल रहे, यानी प्रकृति इनका चयन कर ली और आज केवल लंबे गर्दन और लंबे टांग वाले जिराफ ही पाए जाते हैं। इस प्रकार चार्ल्स डार्विन के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक भरण द्वारा होता है। ये जीवधारी पृथ्वी पर कहाँ से आए? हमने जैव विकास में ये देखा कि सरल से जटिल जीवों का क्रमिक विकास हुआ, परंतु हमें यह भी जानना है कि इस पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया। इसका अध्ययन हम जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत देखते हैं या करते हैं। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, इस संबंध में अनेक विचार दिए गए हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन मत और दूसरा आधुनिक मत, आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा को हेकल ने प्रस्तुत किया, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन या प्रायोगिक अध्ययन AI ओपेरिन ने किया। इस कारण इसे हम ओपेरिन थियरी या जैव रसायन विकास भी कहते हैं। इन्होंने पृथ्वी उत्पत्ति से लेकर जीवन उत्पत्ति तक के समय को 8 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। प्रथम चरण में ये कहा कि आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व यह पृथ्वी धधकती हुई एक गैसीय अग्निपिंड थी, जिसका ताप 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। घूर्णन करने के कारण ये अणु आपस में क्रिया कर लिए और सरल अणु अमोनिया मीथेन बनाए। पुनः ये सरल अणु आपस में क्रिया करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन
एल्कोहल और अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण किए। इसका प्रायोगिक अध्ययन स्टैनले मिलर ने किया, जिसे हम मिलर के प्रयोग के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया, जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में भरा। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जिनको संपर्क कराने पर विद्युत चमकने जैसी क्रिया होती थी। ये पदार्थ आपस में क्रिया करके एक सरल यौगिक बनाए, जो नीचे कंडेंसर से होकर गुजरते, यानी यह ठंडा हो जाता। यहाँ पर उबलता हुआ जल, जिससे भाप बन रहा, अर्थात यह पूरा उपकरण बिल्कुल आदि सागर के जल के समान या आदि वातावरण के समान था। यहाँ जो पदार्थ एकत्र हुआ उसमें कार्बनिक यौगिक, जिसमें शर्करा, एलेनिन और ग्लाइसिन जैसे पदार्थ थे। प्रयोगों से प्राप्त ये पदार्थ सिद्ध करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के लिए इन्हीं पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो आदि सागर के जल में कार्बनिक यौगिकों के क्रिया के फलस्वरूप बने थे। ये यौगिक पुनः आपस में क्रिया करके और विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक बनाए, जिसमें पेप्टाइड, शर्करा, पॉलीसैकेराइड इत्यादि था। हेल्डेन और एरोल्ड यूरे ने इस पदार्थों को प्रीबायोटिक सूप या पूर्वजीवी सूप कहा, जिनके चारों तरफ एक झिल्ली जैसी रचना बन गई, और इस कोलाइडी कण को हेरोल्ड यूरे ने कोएसरवेट्स नाम दिया। कोएसरवेट्स के अंदर उत्परिवर्तन हुआ और प्रोकैरियोटिक यानी पूर्व केंद्र की जीवाणु का निर्माण हुआ, जो हेट्रोट्रोफिक थे, अर्थात विषमपोषी, अपने आसपास के कार्बनिक पदार्थों को पोषक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते और इनमें विभाजन करने की क्षमता आ गई। पुनः आदि सागर के जल में इसी जीवाणु से नीले हरे शैवाल का निर्माण हुआ, जिसमें पर्णहरिम के कारण प्रकाश संश्लेषण का गुण था। ये प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगे और अपचायक से ऑक्सीकारक वातावरण हो गया, जिसे हम ऑक्सीजन क्रांति भी कहते हैं। ये स्वपोषी शैवाल थे, अर्थात अपना भोजन ये स्वयं बनाते। 8वें चरण में, यानी आज से 1.2 से 2 अरब वर्ष पूर्व, प्रथम सुकेंद्र की कोशिका अमीबा जैसे जीव का निर्माण हुआ, और यही अमीबा जैसे जीव से बहुकोशिकी जीवों का विकास हुआ। अब जाति कैसे उत्पन्न होती है, इस संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने इस लाल रंग के भृंग का एक उदाहरण लिया था कि लाल रंग के भृंगों के बीच हरे रंग के भृंग या नीले रंग के भृंग उत्पन्न हो गए। अगर इनके बीच जनन या लैंगिक जनन का क्षमता समाप्त हो जाता है तो हम इसे नई जाति कहेंगे। अब इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि मान लीजिए ये लाल रंग के भृंग जिस झाड़ी के पास पाए जाते थे, अचानक
पर्वत श्रृंखला बनने लगती है और झाड़ियों का विस्तार होने लगता है। तो ये लाल रंग के भृंग दूर दूर चले जाएंगे और स्थानीय भृंगों के साथ अगर ये लैंगिक जनन करने लगते हैं तो इनमें आनुवांशिक बदलाव हो जाते हैं जो पुनः अपने पूर्व जीवों के संपर्क में आने पर भी जनन क्रिया नहीं करते या लैंगिक जनन करने में समर्थ नहीं होते, तो कह सकते हैं कि ये नए जाति के हैं। संभव है कि इन भृंगों के बीच अचानक नदी बहने लगती है और ये भृंग एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं। इस अलगाव के कारण जो भृंग नदी के एक तरफ जाते हैं वहाँ के स्थानीय भृंगों के साथ लैंगिक संबंध बना लेते और उनके जीन में बदलाव हो जाता है, गुणसूत्र में बदलाव हो जाता है और पुनः अगर कभी आपस में मिलते हैं तो जनन संबंध नहीं रह जाता, तब इसको हम कहते हैं कि नई जाति के रूप में उत्पन्न हुए। एक तीसरी भी संभावना हो सकती है कि ये कौवे ही इस भृंग को बिना क्षति पहुँचाए दूर तक पहुँचा देते हैं। यानी पृथक्करण के कारण इन भृंगों में जननिक बदलाव हो जाते हैं, उनकी जेनेटिक या आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव हो जाते और नए जाति के उद्भव में सहायता मिलती है। जैव विकास यानी एक जीव से दूसरे जटिल जीवों का विकास हुआ होगा, इसके बीच संबंध खोजना है, देखना है कि एक जीव से ही दूसरे जीव का विकास कैसे होगा। इस विकासीय संबंध को खोजने के लिए उनके बीच हम अभिलक्षण की तुलना करते हैं। जैसे हमारे समक्ष मेढक, छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद का चित्र है। हम देखते हैं कि मेढक, छिपकली, पक्षी और मनुष्य में एक समान ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है, एक समान रेडियो अल्ना अस्थि पाई जाती है और कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स तथा अंगुलास्थियां होती। यानी मेढक, छिपकली, पक्षी, मानव के अग्रबाहु की रचना और उत्पत्ति एक समान है, परंतु कार्य भिन्न होने के कारण ये अलग अलग दिखाई पड़ती हैं और ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य एक जटिल प्राणी है जो मेढक से होकर के विकसित हुआ है, क्योंकि मेढक के अग्रबाहु और मनुष्य के अग्रबाहु में समानता मिलती है। इसी प्रकार अगर हम छिपकली और पक्षी और चमगादड़ को ध्यान में देते हैं तो यह कह सकते हैं कि पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ते हैं, परंतु छिपकली उड़ती नहीं है। अतः चमगादड़ के ज़्यादा सन्निकट पक्षी रही होंगी। दूसरा, हम जीवों के अंदर ऐसे अंग भी देखते हैं जो रचना उत्पत्ति में तो भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य एक होने के कारण एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसे हम समवृत्त अंग कहते हैं। वे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न परंतु कार्य में
समान होते हैं उन्हें हम समवृत्त अंग कहते हैं। हमारे समक्ष कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख को दिखाया गया है। कीट के पंख में कोई अस्थि नहीं पाई जाती, पक्षी के पंख पर से बने होते और चमगादड़ के पंख त्वचा के उभार से बने होते हैं। इस प्रकार इस पंख की रचना तो भिन्न होती है, परंतु कार्य एक होने के कारण एक जैसे दिखाई पड़ते, यानी विभिन्न प्रकार के जीव अगर एक जैसे कार्य करते हैं तो एक समान हो सकते और भिन्न कार्य करने पर भिन्न भिन्न रचना के हो सकते हैं। इसी प्रकार शरीर में कुछ ऐसे भी अंग पाए जाते हैं जो कभी विकसित थे, परंतु उपयोग न होने के कारण वो धीरे धीरे अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। अकेले मनुष्य में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे निमेषक झिल्ली, शरीर पर बाल, कण पल्लव की पेशियां, कृमि रूप परिशेषिका। इससे सिद्ध होता है कि इनका विकास ऐसे ही जीव से हुआ होगा जिसमें ये अंग पाए जाते होंगे। दूसरा, जैव विकास के संबंध में कुछ जीवाश्म से भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन काल के जंतु और पौधों के प्राप्त अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाश्म सिद्ध करते हैं कि नए जीव का विकास इन्हीं से हुआ होगा, क्योंकि यह कालखंड या उस समय की रचना इनकी वर्तमान जीवों के जैसी होती है। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं। एक कल्पना कर लेते हैं, आइए 10 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना का कल्पना करते हैं। समुद्र के तलहटी में कुछ सूक्ष्म जीव दब गए जिनके ऊपर रेत जमा होती है। कुछ समय पश्चात डायनासोर जैसे प्राणी दब जाते हैं और रेत जमा होने लगती। फिर कुछ समय पश्चात घोड़े जैसे प्राणी दब जाते हैं। पुनः मृदा अपरदन के कारण ये टूट जाते हैं और जीवाश्म प्राप्त होने लगते। तो जो जीवाश्म पहले प्राप्त होता है वह पहले ही उत्पन्न हुए तथा जो बाद में प्राप्त होते हैं वह अधिक समय के जीवाश्म होते, यानी जीव की उत्पत्ति या जैव विकास में जीवाश्म के द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं। विकास के चरण यानी डीएनए में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर हम प्लनेरिया नामक चपटी कृमि को देखते हैं तो इसमें नेत्र आई स्पॉट का विकास होता है, जो कीटों में और अधिक विकसित होते हैं और मनुष्य में और अधिक नेत्र का विकास हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर डायनासोर में पक्ष का विकास दिखाया गया है, यानी पक्ष या पर जो उन्हें ताप से रक्षा करते थे, जो बाद में उड़ने में सहायता करने लगे, अर्थात कोई एक अंग एक से अधिक भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य द्वारा कृत्रिम चयन फूल गोभी का दिखाया गया है। आज से 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी का प्रयोग सब्जी के रूप में करते थे। कुछ लोग पत्तियों को सन्निकट पाने के लिए बंद गोभी का प्रयोग करने लगे या पत्ते गोभी का। कुछ लोगों ने पुष्प का अधखिला भाग प्रयोग करने लगे जिसे ब्रोकली कहते। कुछ बंद पुष्प का प्रयोग करने लगे जिसे फूल गोभी कहते। और कुछ लोगों ने दूर दूर केवल पत्तियों का ही प्रयोग करते जिसे केली कहा गया। इस प्रकार प्राकृतिक चयन द्वारा भी कुछ प्रजातियों का विकास होता है। अब बच्चों गृह कार्य नोट कर लेंगे, जिसमें मैंने कहा मिलर के प्रयोग का वर्णन करें। प्रश्न दूसरा, जाति उद्भव में विभिन्नता किस प्रकार सहायक होती है। और तीसरा प्रश्न है जीवाश्मीकरण किसे कहते हैं। आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।